नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। जैसा कि मेरी मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस आज के वीडियो में हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप की। ये अप्रेंटिसशिप सबसे पॉपुलर अप्रेंटिसशिप होती है। रेलवे में सबसे ज़्यादा बच्चों का ड्रीम होता है कि वो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करें। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कल से इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे और इसकी क्लोजिंग डेट है 1/9/2021। 1 महीने तक आपके पास समय है अप्लाई करने का। अप्लाई करने से पहले ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देख लें और समझ लें आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है अप्लाई करने से पहले, या जिन लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है, परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया है, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें ये वीडियो अभी, जिससे उन तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन पर कि ये आपका जो इलाहाबाद डिवीज़न था उसका अब क्या नाम हो गया, प्रयागराज। तो ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज है और ये कौन सा एनसीआर है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। यूपी बिहार वाले जो भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान जहाँ जहाँ से भी जो भी चाहते हैं इस अप्रेंटिसशिप को, तो वो ज़रूर इसका फॉर्म भरें। चलिए हम इसको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस आपको समझ लें। ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर आप विजिट करें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का क्या नाम है, www.rrcpryj.org। यहाँ से हम आपको पूरी जानकारी मिलेगी और किसी के बहकावे में ना आए कि कोई आपको गलत जानकारियाँ देता है। आपका इसका जो फीस है वो 100 रुपये फीस है आपका फॉर्म भरने का। आप खुद के मोबाइल से खुद भी फॉर्म भर सकते हैं और अगर आपको प्रॉब्लम है भरने में तो आप ये ध्यान रखें कि 100 रुपये ही फीस है, उससे ज़्यादा कोई भी जहाँ ऑनलाइन पे जाते हैं तो उसके हिसाब से ही आप बात करें। तो ये हमने आपको बता दिया है। चलिए आप इसको हम एक चीज़ और सबसे ज़रूरी, क्यों आप लोग इसमें अप्लाई करें, ये मैं आज आपको कह रहा हूँ कि इस वाली अपॉर्चुनिटी को आप ना छोड़ें। क्यों ना छोड़ें? क्योंकि जो रेलवे अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसके अंतर्गत इन्होंने 20% जो सीटें हैं उनका रिजर्वेशन कर दिया है कि आगे की जितनी भी भर्तियां होंगी आपको परमानेंट तो नहीं किया जाएगा अप्रेंटिसशिप जो लोग कर लेंगे, लेकिन आगे जितनी भी रेलवे की वैकेंसी रहेंगी उसमें 20% सीटें आप जो अप्रेंटिसशिप पास आउट हैं उनके लिए रिजर्व रहेंगी। ये लेवल 1 का जो स्केल पर डायरेक्ट भर्ती होगी अब जो भी रेलवे में, तो उसमें 20% सीटें, जैसे कि 100 सीटें अगर आएंगी तो 20 सीटें आप आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लोगों के लिए रिजर्व रहेंगी। इसलिए आपको ये करना अब ज़रूरी है। चलिए थोड़ा सा एज क्राइटेरिया के बारे में हम समझ लेते हैं। इसका जो डिवीज़न है प्रयागराज, आगरा, झांसी, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कहाँ कहाँ पर ये जो वैकेंसीज रहेगी। ज़्यादातर है आपका प्रयागराज, आगरा, झांसी में भी है, वर्कशॉप है। तो यहाँ पर भी आपकी जो 20-21 के लिए इन्होंने वैकेंसी जो मांगी है, बताई है, सॉरी, इनमें जो भर्ती करना चाह रहे हैं। इसकी एज क्राइटेरिया आप समझ लीजिए, आपकी कम से कम एज 15 साल हो और अधिक से अधिक एज आपकी 1/9/2021 तक 24 साल आपकी से ज़्यादा ना हो। शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर। इन्होंने डेट भी दी हुई है कि किस डेट से किस डेट के बीच आपका बर्थडे होना चाहिए, उसके हिसाब से। चलिए इसमें रिलैक्सेशन उन्होंने किसको किसको दिया है आप ये समझ लीजिए। देखिएगा, आप 5 ईयर का उन्होंने SC ST को और OBC को दिया है 3 ईयर का। चलिए PWD को 10 ईयर का दिया है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन। ये तो खैर ठीक है, हर जगह ही रहती है, ये कोई नई बात नहीं। ये आप एज क्राइटेरिया समझ लीजिए। आपका जन्म 1/9/1997 से 31/8/2006 के बीच में होना चाहिए। इन डेटों को इंक्लूड किया हुआ, इनके बीच में होना चाहिए आपका बर्थ, ठीक है। ना तो इसके पहले का होना चाहिए ना इसके बाद में। ये अनरिजर्व का था। इसी तरह SC का दिया है, ST OBC, जैसे OBC का 1/9/1994 से 31/8। ये अपर एज जो ये देख रहे हो आप ना, मिनिमम एज सभी के लिए 15 साल है, लेकिन मैक्सिमम एज में यहाँ पर आप चेंजेस देख रहे हो। एक्स सर्विसमैन का हो गया आपका। यहाँ पर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात अगर हम करें तो आपका जो 10वीं है वो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन 27/7/2021 तक हो जाना चाहिए। क्वालिफिकेशन कंप्लीट मतलब आपके जो भी रिजल्ट हैं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका 10वीं पास 27 जुलाई 2000 जो नोटिस निकला है उसके तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। चलिए उसमें क्या बोला है, 10वीं में आपका परसेंटेज होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके होना ज़रूरी है, ठीक है। अब आप समझिएगा, एक और आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो बेल्डर, वायरमैन और कारपेंटर है। इस पे आपका 8वीं के परसेंटेज को माना जाएगा। मतलब अगर आपने 8वीं पास किया है तब आपके 8वीं में 50% होना चाहिए।
ये तो हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके बाद हम आ जाते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में इन्होंने ट्रेड वाइज टेक्निकल क्वालिफिकेशन दिया है। डेजिग्नेटेड ट्रेड नहीं देखना है आपको, आखिरी वाला जो कॉलम है उसमें देखना है। आपका ट्रेड का नाम दिया हुआ है फिटर। अब फिटर के बाद आप देखिएगा, आपका जो देखिएगा सेकंड रो आप फिटर और यहाँ से जितने भी जो अलग अलग ट्रेड दिए 19 ट्रेड हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी स्टेनो, मतलब कुछ ट्रेड के जो जैसे मैकेनिक DSL मैकेनिक ये लिखा हुआ है, पेंटर जनरल, कुछ ट्रेड तो सेम चलता है वही का वही। लेकिन देखिएगा जैसे हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है तो इसका संबंधित ट्रेड चलेगा। तो इस तरीके से जो रेलवे में जो ट्रेड के नाम चलते हैं डेजिग्नेटेड ट्रेड हैं वो दिया हुआ है आपका। ये जो दूसरा कॉलम है, ये पहला तो सीरियल नंबर है, जैसे बेल्डर है ये रेलवे में चलता है। उसी के साथ जो ITI में जो ट्रेड चलता है उसका नाम उन्होंने सेकंड कॉलम में दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम में जो रेलवे जिस ट्रेड में जैसे नाम जो रेलवे में ट्रेड के चलते हैं वो अलग टाइप से चलते हैं और इसमें अलग चलते हैं। ठीक है, जैसे क्रेन चलता है रेलवे में, लेकिन ITI में क्रेन ऑपरेटर होता है। जैसे इसमें ड्राफ्टमैन सिविल है, ये एज इट इज़ है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इस तरीके से। तो आप ये अच्छे से समझ लें कि ITI में आपका जो सेकंड नंबर पर सेकंड जो रो है, सेकंड कॉलम है, उसमें जो ट्रेड है उसमें आपके पास ITI होना चाहिए। वो चाहे NCVT से हो चाहे SCVT से है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये ना सोचें कि हमने SCVT से किया है तो फॉर्म नहीं भर सकते, SCVT वाले भी भर सकते हैं। क्योंकि SCVT से एक अच्छा चांस रहता है, SCVT से आप अप्रेंटिसशिप कर लें, अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपके पास NEC सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो NEC मतलब NTC के बराबर ही होता है। चलिए, ये तो हमने बता दिया है। रिजल्ट अवेटेड, नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ये उन्होंने खास बोल दिया। अगर 27 जुलाई तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है 10वीं का या ITI का, तो फिर आप अप्लाई ना करें। तो ये आप अच्छे से समझ लें, 27 जुलाई तक जिनका रिजल्ट आ गया है तो वो या तो उनका जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में 27 जुलाई के बाद की डेट नहीं होनी चाहिए रिजल्ट में। आप ये अच्छे से समझ लें। आपका कोई आपने कंप्लेन कर रखी है, कुछ कर रखा है रिजल्ट को लेके, तो आपका जो रिजल्ट डेट है वो 27 जुलाई के पहले की होनी चाहिए हर एक जो आपके क्वालिफिकेशन है। ठीक है, एप्लीकेंट फेल इन ITI शुड नॉट अप्लाई इन केस फेल्ड, ये आप समझ लीजिए। ये सब उन्होंने, और ये उन्होंने एक खास बात और कह दी है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिप्लोमा इसको अप्लाई ना करें, उनके लिए मना कर दिया। तो टोटली ये ITI के ही लिए है। ट्रेड वाइज स्लॉट कैटेगरी वाइज दे रखे हैं उन्होंने, नंबर ऑफ स्लॉट दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस भरनी रहती है कहाँ कहाँ के स्लॉटों में आपको अप्रेंटिसशिप करना है। ठीक है, ये नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा बता दिया EWS का भी। चलिए, ये तो हमने सारी चीज़ें बता दी। अब फीस पे आ जाते हैं। फीस आपकी मात्र 100 रुपये है जो जनरल OBC को भरनी है। इसके अलावा SC ST PWD और जो महिला वुमेन एप्लीकेंट के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, आप खुद भर दें। ठीक है, ये भी आप समझ लें। मेड ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, ये आपको बता दिया। ये RRC NCR की वेबसाइट दी हुई है, इसका आप यूज़ करें। और जो पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग, जो भी आपकी स्क्रीन पर दिखेगी उस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। वेरीफाई पेमेंट पे आप क्लिक कर देंगे तो पेमेंट हो जाएगा। मेडिकल फिटनेस के बारे में भी उन्होंने पूरा बता दिया है किस तरीके से ये उन्होंने जो बताए हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, जिस पे कि आपको ये हम बता दें मोड ऑफ सिलेक्शन। ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि मोड ऑफ सिलेक्शन आप नहीं समझ पाते हैं, आप फॉर्म भर देते हैं, आपका नाम नहीं आता है मेरिट में, तो वो किस वजह से, तो आप ये अच्छे से समझ लें। आपके 10वीं में अगर अच्छे परसेंटेज हैं और आपके ITI में अच्छे परसेंटेज हैं तो फिर आप डेफिनेटली इसको अप्लाई करें, क्योंकि आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। ये ओपन मेरिट बनेगी। इसमें क्या होता है, 50% वेटेज आपके 10वीं के मार्क्स को दिया जाएगा। बेल्डर और वायरमैन के केस में 8वीं के मार्क्स को दिया जाएगा। अगर आपने बेल्डर में, अगर आप एक बात ध्यान रखें, अगर बेल्डर आपने 10वीं भी कर रखा है, अगर बेल्डर में 8वीं पास भी हैं तो आप 8वीं की मार्कशीट से अप्रेंटिस से अप्लाई करें। अगर 8वीं में ज़्यादा परसेंट है तो आपके चांसेस मेरिट में हैं। और आपका 50% ITI के मार्क्स को वेटेज दिया जाता है कंसोलिडेटेड मार्कशीट में, जो भी मार्क्स। अब आप समझिए कैसे, जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, ITI में आपके 80% हैं और 10वीं में आपके 90% हैं, तो आपका जो एग्रीगेट मार्क्स कितना आएगा 100 में से, आप ये समझ लीजिए। ITI में आपके 80% है, मतलब कि 40% हो जाएंगे, 40 मार्क्स हो जाएंगे आपके ITI के। और आपके जैसे 10वीं में अगर हमने कितना बोला 90% है, तो 90 का आधा कर लीजिए तो 45 नंबर, तो 45 और 40 85, मतलब एक
अब ऐसा सीधा समझिए, 10वीं में 80 हैं और ITI में 90 हैं, ऐसे समझ लीजिए। 10वीं में 80 हैं, ITI में 90% है, तो 10वीं के 40 नंबर हो जाएंगे और ITI के 45, तो आपका स्कोर हो जाएगा 85 नंबर हो जाएगा 100 में से। इस तरीके से मेरिट बनेगी और वो मेरिट कैटेगरी वाइज बनेगी, OBC की अलग बनेगी, SC ST की जनरल की अलग बनेगी, तो उस मेरिट में आपका नाम आना जरूरी है। अब होता क्या है कि जो ओपन मेरिट बन रही है अनरिजर्व, उसमें SC ST OBC ज़्यादा परसेंट है तो उधर चले जाते हैं, ये भी एक तरीका है। तो ये आपको हमने बता दिया है, अच्छे से आप समझ लें। इसका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ना वाइवा होगा, डायरेक्ट आपके जो कैलकुलेट होंगे मार्क्स, उसके बेस पे आपकी मेरिट जारी कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी स्टाइफंड, ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर का है, स्टाइफंड जो भी गवर्नमेंट देती है 7,050 या 8,050 जो भी हैं, वो उसके हिसाब से 7,700 है और 8,050 है, इस टाइप से, तो वो भी आपको मिलता है। और जो आपके एप्लीकेशन है वो आप पूरी तरीके से ऑनलाइन ही हैं। अप्लाई करने से पहले आप ये और समझ लीजिए, ये मेथड दिया है। आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे, आपकी 10वीं की मार्कशीट स्कैन रहना चाहिए, ITI की मार्कशीट रहना चाहिए, आय जाति अगर है, मूल निवासी आपका जाति प्रमाण पत्र रहना चाहिए, मूल निवासी और वो नहीं चाहिए, वो आपके पास रहने चाहिए। ITI के सारे डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। फ़ोटो आपका 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर आपके, ये पूरा उन्होंने दे रखा है, पूरा इनवैलिड हो जाएगा अगर आप, और एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग आपका, वो सब एग्रीमेंट वगैरह आपको आगे की चीज़ है, टेस्ट एंड ग्रांट सर्टिफिकेट, ये सब आपको मिलते हैं। तो आप अप्लाई करने से पहले अच्छे से समझ लें कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं या नहीं करते हैं, तो ही आप अप्लाई करें। ये देखिएगा, अब ये पूरी वैकेंसी स्लॉट भी दे रखे हैं, प्रयागराज में कौन कौन से डिवीज़न में क्या है, झांसी में क्या क्या वैकेंसी है। तो आप ये सोच लें कि जहाँ पर जो वैकेंसी है, जहाँ आपको करना है जॉब, उसका आप विशेष ध्यान रखें। सर्टिफिकेट का भी दे रखा है, ऑनलाइन आप उसी वेबसाइट से अप्लाई करेंगे, जिसमें आपके फ़ोटो साइन चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ITI की सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट वगैरह, ये सब आप रेडी रखें। आधार कार्ड रेडी रखें, आधार कार्ड का भी यूज़ होता है, और सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हुए हैं उसी टाइप से आपके सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि इस एडवर्टाइजमेंट में है। अधिक जानकारी के लिए RK दांगी टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे भी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनके भी कुछ दिए हुए हैं, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। RK दांगी जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ हम आपको PDF भी शेयर कर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जिससे कि वो फॉर्म भर के और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें, आने वाली वैकेंसी में 20 रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।